आइए साथियों, हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न करने की सीरीज में जो है, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण देखेंगे। साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उदारवादी चरण को बहुत अच्छे से किया था। आज हम लोग उग्रवादी चरण के सही प्रश्नों को करेंगे। ठीक, इस क्रम में जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण की अवधि क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण की अवधि पूछ रहा है। आपको बताए थे कि उदारवादी चरण की अवधि जो थी 1885 से 1905 थी। ठीक है, अब पूछ रहा है उग्रवादी चरण की अवधि। तो उग्रवादी चरण की अवधि जो थी 1905 से 1919। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि उग्रवादी चरण के उदय का एक प्रमुख कारण क्या था। तो उग्रवादी चरण के उदय का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय मांगों को स्वीकार करना, उदारवादियों की प्रार्थना और प्रतिवेदना की नीति की सफलता, भारतीय जनमानस में असंतोष की वृद्धि, ब्रिटिश सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियां। करेंगे इसको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनमानस में असंतोष की वृद्धि। अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल में बाल किस संदर्भित करता है। बाल किससे संदर्भित करता है। ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर अरविंद घोष। तो बाल जो है, बाल गंगाधर तिलक से संदर्भित है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए दो समाचार पत्र कौन से। तो बाल ऑप्शन है केसरी और मराठा, न्यू इंडिया और पंजाबी, युगांतर और वंदे मातरम, संवाद कॉमेडी और मिराथुल अखबार। करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा ए, केसरी और मराठा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। साथियों, बंगाल का विभाजन पहली बार अगर बात करेंगे, ऑप्शन है 1903, 1905, 1906 और 1911। करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा 1905। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। साथियों, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि लॉर्ड कर्जन इस काम के लिए काफी फेमस है। बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन 1905 में, संभवतः 16 अक्टूबर को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है, ऑप्शन देखेंगे, विदेशी वस्तुओं का आयात बढ़ाना, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी माल का बहिष्कार करना, केवल अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करना या फिर अंग्रेजों के साथ सहयोग करना। करेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी माल का बहिष्कार करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों, मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वही बंगाल विभाजन के बाद जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन जो है उसके खिलाफ काफी असंतोष की स्थिति थी। तो जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, ठीक है, तो उस समय जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और फिर से प्रशासनिक आधार पर बंगाल से कट के बिहार बना। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। साथियों, इस प्रश्न को हमने कांग्रेस वाले चैप्टर में भी किया था। ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न है कि उग्रवादियों का विश्वास किसमें नहीं था। ऑप्शन है आतंकवाद, क्रांतिकारी हिंसा, उदारवादी तरीके, ब्रिटिश सरकार। करेंगे। आंसर हो जाएगा उदारवादी तरीके। तो उग्रवादियों का विश्वास जो है उदारवादी तरीकों में नहीं था। ठीक है, ठीक है, देखिए उसको ऑप्शन सही से ने डिजाइन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जब आएगा क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार या फिर आतंकवाद, ये नहीं रहेगा। ठीक, कुछ और ऑप्शन रहेगा। इसका सही आंसर जो है उदारवादी तरीके से। ठीक, अगला प्रश्न है कि उग्रवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है देश के प्रशासन में भारतीयों की अधिक सहभागिता, ब्रिटिश द्वारा भारतीयों का शोषण समाप्त करना, देश की विषम समस्याओं का निदान करना या फिर उपयुक्त सभी।
इसका आंसर जो हो जाएगा सब हो जाएगा। उग्रवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या सब था? तो भारतीयों की अधिक सहभागिता, ठीक है, प्रशासन में, ब्रिटिश द्वारा भारतीयों का शोषण समाप्त करना और देश की विषम समस्याओं का निदान करना। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि उग्रवादियों ने जनता को किससे अवगत कराया? ऑप्शन है कि भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य, भारत का गौरवशाली अतीत, पश्चिमी संस्कृति। तो उग्रवादियों ने जो है जनता को भारत के गौरवशाली अतीत से अवगत करवाया, बताया कि हमारा भारत कैसा था और कैसा हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उग्रवादियों ने लोगों में कैसी प्रेरणा पैदा की? ऑप्शन है राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर आर्थिक। तो उग्रवादियों ने जो है लोगों में धार्मिक प्रेरणा को पैदा किया, धार्मिक प्रेरणा को। अगला प्रश्न है कि उग्रवादियों ने किसका पुनर्गठन किया? ऑप्शन है राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा या फिर आर्थिक नीतियां। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा का जो है पुनर्गठन किया। अगला प्रश्न है कि उग्रवादियों ने किसका बहिष्कार किया और किसे प्रोत्साहन दिया? ऑप्शन है विदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्तु। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसका बहिष्कार किया, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अगला प्रश्न है कि उग्रवादियों ने ब्रिटिश शासन के साथ कैसा रुख अपनाया? सहयोग, असहयोग, समर्थन या फिर समझौता। तो उग्रवादियों ने जो है ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग का रुख अपनाया, असहयोग का। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है, जो भी निम्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर देखेंगे तो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से। अगला प्रश्न है कि तिलक ने कौन से उत्सव शुरू किए? देखिए तिलक ने जो है ना, बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणपति जो अभी मनाया जाता है और शिवाजी महोत्सव, इस दोनों का शुरुआत जो है ना, इस दोनों का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही किया है। गणपति पूजा जो अभी होता है वो, और शिवाजी महोत्सव, इन दोनों का शुरुआत किया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि तिलक को किस वर्ष राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था? तिलक को जो है 1908 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोकमान्य, पंजाब केसरी, देशबंधु या फिर दीनबंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय ने कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शन है केसरी, द पीपल, मराठा या फिर यंग इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा द पीपल। केसरी की शुरुआत तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है, और यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और इसी समय जो है, इसी का बदला जो है भगत सिंह ने लिया था। अगला प्रश्न है कि विपिन चंद्र पाल ने देशभक्ति की भावना फैलाने के लिए कौन सा अखबार शुरू किया? ऑप्शन है केसरी, न्यू इंडिया, मराठा या फिर यंग इंडिया। आंसर इसका हो जाएगा न्यू इंडिया। केसरी बात करेगा जैसा बताया पहले बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी, और मराठा भी जो है बाल गंगाधर तिलक। अरविंद घोष किस समिति के सदस्य थे? ऑप्शन है अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, मुस्लिम लीग या फिर स्वराज पार्टी। करेंगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। अरविंद घोष जो है अनुशीलन समिति से के सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि अरविंद घोष किस मामले में शामिल थे? ऑप्शन है काकोरी कांड, अलीपुर बम कांड, चंपारण सत्याग्रह या फिर खिलाफत आंदोलन। करेंगे इसको, तो अरविंद घोष जो है अलीपुर बम कांड से संबंधित थे, हालांकि उससे ये निकल गए थे। अगला प्रश्न है कि अरविंद घोष ने कहाँ आश्रम स्थापित किया था? ऑप्शन है पुणे, कोलकाता, पंडिचेरी या फिर वर्धा।
तो अरविंद घोष ने जो है पांडिचेरी में आश्रम स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुविधा, भारतीय राष्ट्रवाद को दबाना, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करना। सभी देखिए, स्टार्टिंग में अगर भारतीयों की अगर मांग की बात करेंगे तो भारतीयों का मांग था, क्योंकि बंगाल काफी बड़ा था, प्रशासन करने में समस्याएं हो रही थी, तो भारतीयों का मानना था कि बंगाल का विभाजन हो, बिल्कुल हो, लेकिन प्रशासनिक आधार पर हो। ठीक है। लेकिन जब अंग्रेजों ने जब 1905 में इसका विभाजन किया, तो प्रशासनिक आधार पर न करके ये हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास किया गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर अगर देखेंगे तो सभी हो जाएगा। ठीक है। था क्या कि जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे उसका मुख्य केंद्र कहीं न कहीं बंगाल ही बनता जा रहा था। तो अंग्रेजों ने ये भी सोचा कि अगर मानो कि बंगाल को बाँट दिया जाए और हिंदू-मुस्लिम को अलग-अलग बाँट दिया जाए, तो वो हिंदू-मुस्लिम खुद में लड़ना शुरू कर देंगे। इस स्थिति में जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहे हैं उसमें काफ़ी ठंडी आएगी। ये भी एक सोच था अंग्रेजों का, ये भी कारण था कि उन्होंने बंगाल और को जो है हिंदू-मुस्लिम करके बाँटा, मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है। और प्रशासनिक सुविधा तो माँग था ही स्टार्टिंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को है। और इसी दिन जो है इस विभाजन के विरोध में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग जो है एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधे और भ्रातृत्व का परिचय दिया। ठीक है। और उस दिन को 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया, शोक दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दौरान किस गीत की रचना की जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना? ऑप्शन है जनगण मन, वंदे मातरम, अमार सोनार बंगला, सारे जहां से अच्छा। काफी साधारण क्वेश्चन कर लेंगे, ऑप्शन से इसको और चाहेगा तो ऑप्शन से भी इसको काट सकते हैं। जनगण मन तो भारत का है, वंदे मातरम भी इंडिया का, सारे जहां से अच्छा भी इंडिया में है। ये जो अमार सोनार बंगला जो है, अमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना हुआ है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसको करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। जैसा हम बताएं कि जब बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर न होकर हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास किया गया, तो वहाँ पे जो है एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वदेशी आंदोलन, या फिर उसको स्वदेशी आंदोलन को ही जो है हम लोग बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंग भंग आंदोलन, जिसका नेतृत्व अलग अलग क्षेत्र से जो है अलग अलग नेताओं ने किया। ठीक है। हालांकि इसके बावजूद भी जो है 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, लेकिन फिर आगे चलकर 1911 में जो है इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल का पुनर्गठन किया गया या फिर पुनर्विभाजन किया गया, जिसपे 1911 में जाकर बिहार अलग हुआ उड़ीसा और झारखंड के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन आंदोलन में जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखिए, अंग्रेज इतने तेज थे कि उन्हें पता था कि अगर आपको स्टार्टिंग से पता होगा कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय कई ऐसे नेता थे, मुस्लिम नेता, जो कांग्रेस का के हिस्सा नहीं थे, जो कांग्रेस का विरोध किया करते थे। जब तो फिर जब बंगाल विभाजन की बारी आई, जब बंगाल विभाजन किया गया हिंदू मुस्लिम ने, तो अंग्रेजों ने यह दिमाग लगाया कि किसी तरह से जो है मुस्लिमों को कुछ अधिकार दे दिया जाए, उनका अलग अधिकार उनको दे दिया जाए, तो वही क्या है कि इस बंगाल विभाजन का विरोध नहीं करेंगे। ठीक है। बंगाल विभाजन का जो हिंदू मुस्लिम जो विभाजन हुआ है इसका समर्थन करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने किसी तरह से बुद्धि लगाकर मुस्लिम लीग का स्थापना करवा दिया 1905 के जस्ट बाद 1906 में। इतना ही नहीं, 1908 में उन्होंने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार भी दे दिया। ठीक है। भारतीयों की मांग काफी दिनों से कई सारी मांग रही थी, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम और हिंदू करना था, इसके चक्कर में 1905 में जब बंगाल विभाजन जब लागू हुआ, उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है। और 1908 में जाकर उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है। कहीं न कहीं ये भी एक घटना थी, यही क्या मेन यही घटना थी जिसके कारण आज भारत पाकिस्तान बटा हुआ है। अगर उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना ना होती तो शायद आज पाकिस्तान नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया? साथियों, मुस्लिम लीग का नेतृत्व की बात अगर करेंगे तो हो जाएगा आगा खान और नवाब सलीम उल्लाह। नवाब सलीम उल्लाह और आगा खान। हालांकि बाद में चलकर मोहम्मद अली जिन्ना इसे काफी
मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसमें जुड़ गए बाद में जाके, ठीक है, लेकिन अब स्टार्टिंग की बात करेंगे तो इसकी स्टार्ट जो है आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने ही किया था। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना स्टार्टिंग में हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। ये हिंदू मुस्लिम को एकता हमेशा चाहा करते थे, ठीक है। फिर बाद में चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति रही होगी उस समय के सिचुएशन के हिसाब से जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग को चुना और पाकिस्तान बनाने में अहम योगदान दिया। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए क्या मांगा। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन यानी कि अलग निर्वाचन मंडल मांगा। जैसा ही बताएं कि बंगाल विभाजन के बाद जो मुस्लिम लोग को जो है 1906 में लोग मांग करते हैं और 6 में स्थापना ही होती है और 8 में उन लोग को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार भी मिल जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए बड़ी बात ये नहीं कि वो लोग पृथक निर्वाचन का अधिकार मांगते हैं, मांगते तो बहुत लोग थे लेकिन उनको मिल जाना ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की चाल थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो है विभाजन जो है पहली बार सूरत अधिवेशन में हुआ, जिसको हम लोग सूरत फुट के नाम से जानते हैं। इसमें इसमें कांग्रेस जो है दो गर्म दल और नरम दल में बटी है, ठीक। अगला प्रश्न है कि सूरत विभाजन में कांग्रेस के कौन से दो गुट बने, जैसा कि बताएं गर्म दल या फिर नरम दल, या फिर उसी को हम लोग जो है उदारवादी या फिर उग्रवादी भी बोल सकते हैं। उदारवादी और उग्रवादी भी बोल सकते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया। जैसा हम बताएं कि आगे चलकर जो है, हालांकि उस समय 16 अक्टूबर को लागू कर दिया गया, लेकिन आगे चलकर 1911 में जो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ उसमें जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और पुनः विभाजन किया गया जब बिहार बना। बिहार के क्षेत्र में उस समय उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र भी हुआ करता था। आगे चलकर 1936 में उड़ीसा अलग हो गया और फिर 2000 में झारखंड भी अलग हो गया। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। साथियों गदर पार्टी का मुख्यालय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में था, ठीक है। देखिए ये पार्टी बनती तो है लेकिन ये अपना आंदोलन शुरू करने से पहले इसका जो है दमनात्मक कार्रवाई करके इसको जो है खत्म कर दिया जाता है इस पार्टी को। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना जो है गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ। देखिए इससे पहले जब हम लोग कांग्रेस पढ़ रहे थे, जब हम लोग कांग्रेस चैप्टर के सारे प्रश्नों को कर रहे थे उसमें हम इस बात की चर्चा किए थे कि जब 1908 में जो है मुस्लिम को पृथक निर्वाचन जब मिल जाता है, मुस्लिम को जब पृथक निर्वाचन मिल जाता है तो इससे जो है कांग्रेस कांग्रेस जो है कांग्रेस को इसका समर्थन नहीं मिलता है, कांग्रेस इससे सहमत नहीं होते, कांग्रेस बोलते नहीं हम इस बात को नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन फिर आगे चलकर जब 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन होता है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है काफी बड़े डिसीजन लिए गए। उसमें क्या है कि उदारवादी उग्रवादी भी एक हुए थे और उसी अधिवेशन में जो है उसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था तो 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लखनऊ समझौता में किनके बीच समझौता हुआ था। साथियों लखनऊ समझौता जैसा ही हम बताएं कि लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। किस बात को लेकर समझौता हुआ था तो इस बात को लेकर समझौता हुआ था कि मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला है उसको कांग्रेस स्वीकार ले और बदले में मुस्लिम लीग जो है देश की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में कांग्रेस का समर्थन करेगी। इस बात को लेकर समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन से कौन जुड़ा था। तो होम रूल आंदोलन से जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों जुड़े हुए थे। हालांकि ये आंदोलन बिना किसी निर्णय के लास्ट में खुद ही समाप्त हो जाती है जब बाल गंगाधर तिलक केस की पैरवी के लिए लंदन चले जाते हैं और एनी बेसेंट को जब लग जाता है अगस्त घोषणा का उनको लग जाता है कि अब जो है कांग्रेस उत्तरदायी सरकार की घोषणा कर ही देंगे, तो वो भी इस आंदोलन से अलग हो जाती है। इस तरह से जो है बिना किसी परिणाम के जो है ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कि होम रूल
आंदोलन का उद्देश्य क्या था? साथियों, होम रूल का उद्देश्य जो था स्वशासन था, स्वशासन। ठीक। अगला प्रश्न है कि उग्रवादी चरण के दौरान कौन सा नारा लोकप्रिय हुआ? तो उग्रवादी चरण के दौरान जो है लोकप्रियता की बात करेंगे तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यही जो है बाल गंगाधर तिलक का नारा था और यही जो है फेमस भी हुआ। अब वंदे मातरम की बात करेंगे तो वंदे मातरम जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो लोगों ने जो बंगाल विभाजन के दौरान जो है जब विरोध करने वालों ने नारा दिया वंदे मातरम। ठीक है। और करो या मरो का नारा जो कर दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। ठीक। अगला प्रश्न है कि उग्रवादियों ने किस पर जोर दिया? ऑप्शन है संवैधानिक तरीके, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग, या फिर सामाजिक सुधार। करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा उग्रवादियों ने जो है आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पे जोर दिया। ठीक है। इन्होंने उग्रवादियों का मानना था कि अनुनय विनय से कुछ नहीं होने वाला है, जो करना है खुद ही करना पड़ेगा और अपने दम पे करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए रास्ता कोई भी अपनाया जाए। अगला प्रश्न है कि भारत में उग्रवादी विचारधारा के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में उग्रवादी विचारधारा के जनक की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक माना जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादियों के नेता थे जिनका नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है कि उग्रवादियों ने किस प्रकार के आंदोलन का समर्थन किया था? ऑप्शन है प्रार्थना और याचिका, विरोध और हड़ताल, सशस्त्र क्रांति, बातचीत और समझौता। देखिए, बातचीत समझौता तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रार्थना याचिका भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। सशस्त्र क्रांति तो उस समय बिल्कुल नहीं, सशस्त्र क्रांति तो नहीं कर सकते थे। तो विरोध और हड़ताल का जो है समर्थन किया। विरोध और हड़ताल बोला कि विरोध करके हड़ताल करके हम आंदोलन करेंगे, सशस्त्र क्रांति करने के लायक उस समय थे भी नहीं। अगला प्रश्न है कि 1907 में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो 1907 में जो कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण की अगर बात करेंगे ना तो उदारवादी नेता जो थे वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस बने, रास बिहारी बोस बने कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन उग्रवादी नेता ये चाहते थे बाल गंगाधर तिलक बने कांग्रेस के अध्यक्ष। इसी बात को लेकर जो है दोनों में मतभेद होता है और आखिर में जाकर 1907 में कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाती है, उदारवादी और मतलब गरम दल और नरम दल में बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी और उग्रवादी नेता के बीच मतभेद। हालांकि आगे चलकर फिर 1916 में दोनों में फिर से सहमति होती है और दोनों एक होते हैं, लेकिन वही बात खत्म नहीं होती है। आगे चलकर फिर 1918 में ये लोग फिर से अलग हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह से हमने उग्रवादी चरण के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्नों को बड़ी अच्छे से किया है। ठीक है। इसे हमने हर एक टॉपिक को उग्रवादी, एक तो एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें हमने 50 प्रश्न किए, उदारवादी चरण से भी और उग्रवादी चरण से ही। ये दोनों छोटा टॉपिक था लेकिन हमने इसे काफ़ी प्रश्न किए हैं। तो सारे प्रश्न अच्छे अच्छे से करेंगे, काफ़ी एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है। बाकी इस क्लास से जुड़ी कोई भी समस्या हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को द एग्जाम सिंडिकेट को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।